चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले हम लोग इसका एक मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि भाई किसके ऊपर है, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर है कि कोई किसी देश की बात हो रही है या किसी इकोनॉमी की बात हो रही है, एग्जैक्टली उसमें क्या बोला जा रहा है। एक मोटा मोटा उसका अगर हम लोग मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, उससे थोड़ा सा हमारा सॉल्व करना आसान रहेगा, ठीक है। जैसे एक एक हमारा जो पॉइंट है उसका मीनिंग देख लेते हैं। जैसे देयर हैज ऑलवेज बीन अनईज, अनईज का मतलब होता है मुश्किल होना, डिफिकल्ट होना। देयर हैज ऑलवेज बीन अनईज, अनईज मतलब नॉट इजी, नॉट इजी आप बोल सकते हो डिस्कम्फर्ट, देयर ऑलवेज बीन डिस्कम्फर्ट। एक डिस्कम्फर्ट ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप थोड़े से अपने आप को थोड़ा सा बंधन महसूस करते हो, ठीक है। एक डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन आती है, उसकी बात हो रही है कि देखो देयर हैज ऑलवेज बीन अनईज। ये तो फर्स्ट का मीनिंग समझ में आया। देखो सेकेंड पॉइंट हमारा है ओवर द फैक्ट, इस सच्चाई के ऊपर, इस बात पर, ठीक है, इस मूलभूत बात पर दैट देयर इज अ थिन लाइन, कि वहां पर क्या है, एक पतली सी लाइन है। यहाँ पे थिन लाइन का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे थिन लाइन का मतलब होता है एक बहुत ही मार्जिन, एक बहुत ही कम गैप, ठीक है, बहुत ही एक छोटा सा गैप, छोटा सा डिस्टेंस, छोटा सा दोनों के बीच में अलग अलग होना, ठीक है। तो देयर इज अ थिन लाइन दैट। अब दोस्तों देखो क्या हो रहा है, दैट आ गया। अब दैट आ गया, चलो एक्सप्लेनेशन बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे ए का मैंने मोटा मोटा मीनिंग बताया, ठीक है ना, आप लोग कंफ्यूज भी ना हो। बी का मैंने एक मीनिंग बता दिया, वैसे ही सबका मीनिंग बता के फिर हम लोग हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे आएंगे, फिर हम लोग अरेंजमेंट पे आएंगे आराम से। कोई जल्दीबाजी हमको नहीं करना है इसमें, ठीक है, समझना है, पहले कंसेप्ट क्लियर करना है। तो चलिए क्या था, तो दैट देयर इज अ थिन लाइन, कि वहां पर एक पतली सी लाइन है, एक छोटा सा बहुत ही कम डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है देयर ट्रेस linkages back to the security apparatus of that country। अब इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि देयर ट्रेस लिंकेजेस मतलब उनके जो लिंक है, उनका जो एक रास्ता है ना, आप बोल सकते हो देयर रूट्स, ठीक है, उनके जो रूट्स हैं बैक टू द सिक्योरिटी अपैरेटस, एक सिक्योरिटी कंसर्न है ना। यहाँ पे सिक्योरिटी अपैरेटस का मतलब होता है सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ दैट कंट्री, मतलब उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो मार्ग है, उनका जो रास्ता है, वो कहीं ना कहीं उनके देश की सिक्योरिटी के प्रति बहुत सिक्योरिटी के प्रति बात करता है, ठीक है। मतलब उनका जो भी उनका ट्रेस लिंकेज है, उनकी जो ट्रेसेस है, वो उनके देश की सिक्योरिटी के लिए काम करती हैं। भाई किसके देश की सिक्योरिटी के लिए, वो तो जब हम लोग अरेंजमेंट करेंगे तो हमको समझ में आएगा। चलिए थर्ड डी पॉइंट क्या है, डिवाइड्स the state sector from private enterprises in China and several companies। तो ये क्या करता है, डिवाइड करता है, क्या करता है, स्टेट सेक्टर। आपका देखो स्टेट सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, गवर्नमेंट ओन सेक्टर, आपका जो पब्लिक सेक्टर जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ दो सेक्टर चलते हैं, हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर भी चलता है और प्राइवेट सेक्टर भी चलता है। तो यहाँ पे स्टेट ओन्ड सेक्टर बोल सकते हो, स्टेट सेक्टर फ्रॉम प्राइवेट एंटरप्राइज। देखो फोर्थ पॉइंट में कुछ बात हो रही है कि ये डिवाइड करता है, ठीक है, कुछ ये डिवाइड करता है स्टेट सेक्टर को, किससे डिवाइड करता है, प्राइवेट एंटरप्राइज से, प्राइवेट कंपनी से डिवाइड करता है। और ये कहां पर डिवाइड करता है, ये भी देखो आप, कहां पर डिवाइड करता है, ये चाइना में करता है, और किस से, चाइना एंड कुछ और दूसरी कंपनीज की। तो अगर हमको एक मीनिंग की अगर हम बात करें, तो इसमें कुछ ऐसी बात हो रही है कि भाई चाइना की जो कंपनीज है और चाइना का जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों का एक तालमेल है, बहुत जबरदस्त तालमेल है। इसका मतलब है कि चाइना की जो कंपनियां हैं वो कभी भी स्टेट के बाहर कोई काम नहीं करती, या ऐसा कुछ सिक्योरिटी या सीक्रेसी दोनों के बीच में नहीं होती है। भाई जो भी चाइना की प्राइवेट कंपनियां जो भी काम करेगी, उनको
वो बातें अपने स्टेट से शेयर करनी पड़ेगी। कुछ इस तरह का हमने क्या कर लिया, एक सिनेरियो बना लिया। देखो इसको बोलते हैं सिनेरियो क्रिएट करना। ये सिनेरियो जब आप क्रिएट करोगे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। भाई ये तो समझ में आ रहा है कि चाइना के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है हमारा, कौन सा वर्ड है, डिवाइड। इस डिवाइड से ये समझ में आ रहा है कि कुछ भेद होने की बात हो रही है। उसके जस्ट बाद लिखा हुआ है कि स्टेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो ये क्या समझ में आ रहा है, मोटा मोटा इसका मीनिंग कि आपका जो स्टेट और प्राइवेट जो सेक्टर है चाइना में जो डिवाइडेड है, उनको दोनों को ही जो है लिंकेज, लिंकेज शब्द का मतलब होता है बॉन्डिंग, बंधन। उनके बीच में क्या है, एक बॉन्डिंग है, एक बंधन है। ये तो हमने कोशिश की थी कि इसका मीनिंग हम समझ लें। अब दोस्तों देख लेते हैं वर्ड टू वर्ड इसको कैसे अरेंज करना है। चलिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था दोस्तों, आपको ढूंढना है स्टार्टर। स्टार्टर मतलब जहां से हमको सेंटेंस की स्टार्टिंग करना है। तो स्टार्टर जो है नाउन से भी हो सकता है और दूसरे किसी वर्ड से भी हो सकता है। देख लेते हैं, ये हम देखते हैं कि ए वाला हमारा स्टार्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलिए, देयर हैज ऑलवेज बीन अनईज, ठीक है, देयर हैज ऑलवेज बीन अनईज। देखो देयर से कई जगह सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। देयर लिव्ड अ किंग, है ना, या फिर देयर आर many problems in India but this particular problem is bigger compared to those problem। तो देयर से कई जगह आपने देखा है कि सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। भाई देयर से हो सकती है, इसका क्या मतलब है कि मैं मान लेता हूं कि ए से हमारा शुरू हो जाएगा, ए से शुरू हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बी से स्टार्टर, बी हमारा स्टार्टर बन सकता है कि नहीं दोस्तों। ओवर द फैक्ट, देखो क्या बात हो रही है, ओवर द फैक्ट दैट देयर इज अ थिन लाइन, इस बात की सच्चाई पर कि वहां एक पतली सी लाइन है। ओवर द फैक्ट, ओवर द फैक्ट। अब एक चीज बताओ, ओवर द फैक्ट मतलब उस सच्चाई पर, उस बात पर। अब किस बात पर, मतलब जाहिर सी बात है कि इस ओवर द फैक्ट के पहले कोई फैक्ट के बारे में भी बात हुई होगी। भाई ओवर द फैक्ट तो क्या हो रहा है, उस फैक्ट को आगे चलकर या उस फैक्ट के ऊपर। इसका क्या मतलब है कि ओवर द फैक्ट के पहले भी कोई सेंटेंस होगा, कोई बात होगी जिसके बारे में ये फैक्ट यूज किया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि बी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों, सी से होगा कि नहीं। देयर ट्रेस, देखो देयर ट्रेस लिंकेजेस मतलब उनका, ध्यान देना यहां का देयर का मीनिंग अलग है। देखो यहाँ पे हैज आया, देखो वर्ब आया, ठीक है। यहाँ पे तो देयर जो है आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये इस देयर का मतलब होता है उनका। क्या मतलब होता है, उनका, उनका ट्रेस लिंकेज, उनका जो लिंकेजेस है, उनकी जो रूट्स है, उनकी जो बॉन्डिंग है, ठीक है। देयर ट्रेस लिंकेजेस बैक टू द सिक्योरिटी अपैरेटस ऑफ दैट कंट्री, मतलब उनकी जो ट्रेस लिंकेजेस हैं जो सिक्योरिटी अपैरेटस की बात करते हैं उनके देश की। इसका क्या मतलब है कि ये उनका, तो उनका मतलब किनका, भाई उनका मतलब किनका, किनका मतलब जो किनका है वो कहीं और आया होगा, इससे पहले वाले सेंटेंस में आया होगा। इसका क्या मतलब है कि शुरुआत हम लोग सी से नहीं करेंगे दोस्तों। क्लियर हो रही है बात। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल डीप में जाना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। चलिए डी वाला देखते हैं, हमारा स्टार्टर हो सकता है कि नहीं। देखो डिवाइड्स, तो वर्ब से आपको पता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, बीच में एस आया। तो दोस्तों ये एस तो आप लोगों को पता है कि बिना सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले तो एस नहीं लगेगा। शुरुआत तो हम इस तरह से कर ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि आपका स्टार्टिंग जो है डी आपका स्टार्टर नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि स्टार्टर केवल ए होगा। देखो कितना आसान है, सीधा ऑप्शन पे आ जाओ। ए वाले कौन से हैं, ए स्टार्टर कौन सा है, ये नहीं है, खत्म, ये नहीं है, फिनिश, ये है, हो सकता है, ये नहीं है, फिनिश। अब बचा हमारे पास क्या, दो ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है भाई, फर्स्ट ऑप्शन है आपका सी वाला, ए बी डी सी, और दूसरा वाला है आपका नो अरेंजमेंट रिक्वायरमेंट। अब मुझे बताओ क्या ये नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड मतलब बिल्कुल सही है आपका सेंटेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हो सकता है क्या, देख लेते हैं। देखो ए तो मिल गया, ए तो मिल गया, ठीक है। अब ये बताओ इसके बाद देखो अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब बहुत इजी हो गया हमारा काम। अब आप क्या देखो कि जो हमारा ऑप्शन है उसी को मैच करो कि भाई वो मीनिंगफुल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो ए और बी, क्या वो मीनिंगफुल बन रहा है, देख लेते हैं। देयर हैज ऑलवेज बीन अनईज, वहां पर बहुत ही डिस्कंफर्ट रहा, अनईज रहा, किस बात पे, ओवर द फैक्ट, उस बात पे दैट देयर इज अ थिन लाइन, उस फैक्ट की बात हो रही है
कि ये इस फैक्ट की, इस सच्चाई की बात हो रही है कि वहां पे एक पतली सी लाइन है, ठीक है। तो देखो देयर हैज ऑलवेज बीन, इस बात पे हमेशा क्या रही, अनइजीनेस रहा, डिस्कंफर्ट रहा ओवर द फैक्ट। अब देखो डिस्कंफर्ट तो रहा, अब डिस्कंफर्ट किसके ऊपर रहा, इस फैक्ट के ऊपर रहा, इस सच्चाई के ऊपर रहा कि वहां पर बहुत ही पतली सी लाइन है, बहुत ही छोटा सा गैप है, बहुत ही कम आप बोल सकते हो डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब आपका बिल्कुल ए और बी का मैचिंग हो रहा है, मतलब ए जो है और हमारा बी जो है अभी तक तो सही है। देखो दोस्तों अभी हम इसको भी नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि ए बी हम ये नहीं बोल सकते कि कोई एरर होगा, ठीक है, या नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं सी की तरफ। यहां पर क्या हो रहा है, डी है, हम देखते हैं सी अगर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखो वापस से मैं पढ़ रहा हूं, देयर हैज ऑलवेज बीन अनईज ओवर द फैक्ट दैट देयर इज अ थिन लाइन, देयर इज अ थिन लाइन दैट, ध्यान देना, देयर इज अ थिन लाइन दैट देयर, अब ये क्या मैच हो रहा है आप बताओ मुझे, बी और सी मैच हो रहा है क्या बताओ, thin line that their trace linkage, thin line that their trace linkage back to the security apparatus of the country, ये तो बिल्कुल अधूरा लग रहा है भाई। अगर ये होता, देखो मैं बताता हूं, अगर ये होता कि there is a thin line that, ये भी ठीक है, their trace linkage यहां होता, ठीक है, यहां तक होता, उसके बाद कोई वर्ब आ जाता तो फिर भी हम मानते कि कोई मीनिंग निकल रहा है, कोई मीनिंग निकल रहा है क्या बताओ मुझे। There has always been unease over the fact that there is a thin line, बहुत ही पतली सी लाइन है, that वापस से their trace, अब their traces भी नहीं हो रहा, their trace linkages back to the security, ये तो कुछ जम ही नहीं रहा है, मतलब आपका B और C जो है वो मैच नहीं कर रहा है। मतलब ऑब्वियसली क्या होगा कि आपका A, B, D और C एकदम सही है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो एरर है, तो नो अरेंजमेंट आपका फिनिश, आपका आंसर पहले ही आ गया है इजी। तो ये इसी टेक्निक से करो दोस्तों, स्टार्टर निकालो, स्टार्टर से आपके 2 या 3 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर तो वैसे ही आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आगे नहीं बढ़ना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना है, उसके बाद आपको लिटरली आपको मैच करना है, आपको देखना है कि भाई वाकई में आपका आंसर का मीनिंग कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि नो अरेंजमेंट भी हो सकता है। चलिए अब मैं देखता हूं इसका मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो देयर हैज ऑलवेज बीन अनईज, हमेशा इस बात पे हमेशा डिस्कंफर्ट रहा, ठीक है, किस बात पे, इस बात पे, ओवर द फैक्ट, इस फैक्ट पे कि देयर इज अ थिन लाइन, की एक बहुत ही पतली सी लकीर है, दैट, अब ध्यान देना, अब दैट है तो इसके बाद क्या आने के चांसेस है, थिन लाइन दैट डैश द, मतलब किसी वर्ब की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, दैट वर्ब की बात हो रही है, टू नहीं, वर्ब की बात हो रही है। तो देखो ये डी वाला, थिन लाइन दैट divides the state sector from private enterprises in China and several companies, इसके बाद आगे their trace linkages back to the security apparatus of that country, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, ABDC आपका जो है बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि इस बात का हमेशा एक डाउट रहता है, अनइजीनेस रहता है, हर देश में एक डिस्कंफर्ट रहता है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि चाइना में जो है हर देश जो है अभी डरता है कि कहीं चाइना की कंपनियों को अगर हमने परमिशन दे दी तो वो अपना, हमारा किसी देश का जो डेटा है वो अपनी सरकार के साथ शेयर ना कर दे। और आप सभी को पता है कि चाइना की गवर्नमेंट पे कोई भी देश भरोसा नहीं कर पाता है। तो यही बात हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमेशा इस तरह की एक कंफ्यूजन होती है, एक डाउट होती है, अनइजीनेस होती है ओवर द फैक्ट, इस सच्चाई के ऊपर कि वहां पे बहुत ही कम फर्क है। किसमें कम फर्क है, देखो आप किसमें फर्क है, बहुत ही कम लाइन है, मतलब वहां का स्टेट सेक्टर आपका और प्राइवेट सेक्टर लगभग एक ही जैसा है। मतलब आप उसको, प्राइवेट कंपनियों को बिल्कुल वहां पे आजादी नहीं है, सारा जो डेटा है, सारी जो जानकारी है, सारे जो रेगुलेशंस है वहां की चाइना की गवर्नमेंट के पास है। तो वही बात हो रही है, चाइना और कुछ कंट्रीज के बीच में कोई ऐसा हम लोग थिन लाइन है, बहुत ही पतला डिवाइड है, बहुत ही कम डिवीजन है, ठीक है। जैसे हमारे देश की नगर निगम, तो नगर निगम प्राधिकरण जो है हमको लगता है कि वो एक अलग यूनिट है, पर ऐसा नहीं है।
पूरा जो कंट्रोल है, उसका जो फंडिंग है वो पूरा गवर्नमेंट पे करती है भाई। उसी प्रकार से चाइना की जो प्राइवेट कंपनियां भी हैं वो भी पूरी तरीके से आप बोल सकते हो कि स्टेट के कंट्रोल में होती है। तो वही बात हो रही है। आगे देखो, देयर ट्रेसेस लिंकेज, उनकी जो लिंकेजेस हैं बैक टू द सिक्योरिटी अपैरेटस। इससे क्या होता है कि एक सिक्योरिटी कंसर्न दूसरे देशों में होता है। ठीक, मीनिंग क्लियर हुआ, आंसर मिला। देखो किस तरीके से, किस लेवल से, किस डीप डेप्थ में होके हम लोग दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए ये तो था ये क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों स्टार्टर दिया हुआ है आपका, अंडरलाइन जो भी होता है वो आपका स्टार्टर होता है। तो यहाँ पर स्टार्टर दिया हुआ है और जैसे कि आपको पता है कि स्टार्टर आता है तो हमको उसके आगे से सेंटेंस अरेंज करना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, द अपेक्स कोड, एपेक्स कोड की बात हो रही है। देखो एपेक्स कोड हैड ऑर्डर्ड, अब ध्यान देना इसमें, मीनिंग पे ध्यान देना। एपेक्स कोड आपका सब्जेक्ट हो गया, उन्होंने क्या किया, ऑर्डर किया। भाई ये पास्ट परफेक्ट का आपका सेंटेंस है, इन्होंने ऑर्डर किया कि, देखो अपेक्स कोड ऑर्डर्ड दैट, देखो ऑर्डर किया कि द, अब यहां पे क्या है द। दोस्तों आपको पता है कि द आर्टिकल आया, इसका मतलब है कि इसके बाद तो नाउन आना है इसके बाद क्या आना है, इसके बाद नाउन आना है। ठीक है ना। अब जल्दी से हम लोग सभी के जो स्टार्टिंग जो वर्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। देखिए आप, ये क्या है, फर्स्ट ऑफ है। भाई ऑफ तो हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया सर। ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो आपका ये बात तो डन है कि शुरुआत आपकी ए से नहीं होगी। भाई इसके बाद क्या जम रहा है, आप देखो स्टार्टर के बाद द अपेक्स कोड हैज ऑर्डर्ड दैट द ऑफ, तो ये तो होगा नहीं, है ना। द और ऑफ का तो कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है। इसका क्या मतलब है, शुरुआत ए से नहीं होगी। चलो ए से कोई स्टार्ट हो रहा है, ये वाला, ये आपका तुरंत क्रॉस कर दिया, बिल्कुल क्रॉस आउट हो गया। अब देख लेते हैं पढ़ लेते हैं, एक्सक्यूज मी, दैट द। अब हम देख लेते हैं कि पहले नाउन कौन सा है, क्योंकि हमको चाहिए नाउन। तो ये तो आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब ये जो डेडलाइन है, समय सीमा जो है, डेडलाइन, ये आपका क्या है, ये भी आपका नाउन है। डेडलाइन भी एक्सटेंडेड टिल द 5 जज, डेडलाइन को क्या करा, एक्सटेंड कर दिया। तो डेडलाइन बिल्कुल आपका क्या है दोस्तों, नाउन है। अब देख लेते हैं ये बी के बाद ऑन पिटिशन। तो ऑन पिटिशन आपका, ऑन क्या है, ऑन आपका प्रीपोजिशन है, तो यहां से भी स्टार्टिंग नहीं होगी। और अब देखो सी बेंच डिलीवर्स, ये बेंच डिलीवर्स, तो बेंच जो है वो भी आपका नाउन है। अब आप देखो हमने क्या किया, ए को क्रॉस आउट कर दिया, है ना। ए से इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रीपोजिशन है। बी देख लेते हैं, बी से स्टार्ट होगा आपका। बी में क्या है, प्रीपोजिशन, मतलब आपका जो ऑप्शन है बी से नहीं होगा। चलो जल्दी से बी को क्रॉस कर दो दोस्तों। एक मिनट गड़बड़ हो गया, देख लेते हैं। बी जो है ये है आपका, ठीक है, बी ये है, ये तो आपका सी हो गया। बी क्या है आपका, डेडलाइन है, और डेडलाइन क्या है आपका, नाउन है। डेडलाइन क्या है, नाउन, तो द के बाद नाउन आ सकता है, मतलब बी से हम मान के चलते हैं आ सकता है, ठीक है, चांसेस है ना भाई। एटलीस्ट क्रॉस का तो चांस नहीं है। सी से देखते हैं हम लोग, सी से क्या हमारा स्टार्ट हो सकता है, सी ऑप्शन स्टार्टिंग ऑप्शन हो सकता है क्या, देखो आप, द अपेक्स कोड हैड ऑर्डर्ड दैट द, कहाँ गया सी, ये रहा, दैट द डैश, दैट द ऑन, द के बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगा, सी से नहीं होगा। अब डी वाला देख लेते हैं, द अपेक्स कोड हैज ऑर्डर्ड दैट द, डी ऑप्शन देखो दोस्तों, दैट द बेंच डिलीवर्स इट्स जजमेंट, बिल्कुल हो सकता है, मतलब आपका डी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। अब देखो आपकी स्टार्टिंग सी से हो रही है, सी वाला ऑप्शन कहाँ गया आपका, सी वाला ऑप्शन ये रहा, तो सी वाला ऑप्शन भी आपका क्रॉस आउट हो गया। फिर देखो नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, तो वो तो हमको यहीं पे स्टार्टर के बाद में ही दिख रहा है कि आपका स्टार्टर, देखो आपका जो स्टार्टर है और आपका जो ए है, दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, मतलब नो अरेंजमेंट भी नहीं होगा। मतलब अब जो कंपटीशन है वो किसके बीच में है, कंपटीशन किसके बीच में है, बी और सी के बीच में है। देखो आप दोनों का अरेंजमेंट देखो, फर्स्ट में है BCAD, BCAD देखते हैं बी और सी का है क्या, तो BCAD में आप देखो
कि द अपेक्स कोर्ट हैड ऑर्डर्ड दैट द, तो हमारा बी जो पॉइंट है वो क्या है, दैट द डेडलाइन, देख लेते हैं इसको, इसका मीनिंग हम जमाते हैं। द अपेक्स कोर्ट हैड ऑर्डर्ड दैट द डेडलाइन, अपेक्स कोर्ट ने क्या ऑर्डर करा कि जो डेडलाइन है, जो समय सीमा है, वो क्या की जा सकती है भाई, वो क्या की जा सकती है, वो एक्सटेंड की जा सकती है। कब तक, टिल 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन, कब तक की जाती है, टिल 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद देखो आप ए आ रहा है, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बायोमेट्रिक स्कीम, देखो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, देखो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन का, ध्यान देना, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन का बायोमेट्रिक स्कीम। अब ये कौन सी बात हुई, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन की बायोमेट्रिक स्कीम। अब कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम क्या होगी, है ना, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन की बायोमेट्रिक स्कीम, या फिर एंड द इनेबलिंग लॉ, और द लगने वाला लॉ। तो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन की बायोमेट्रिक स्कीम, ये तो आपका ग्रामेटिकली बिल्कुल नहीं जम पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है। आगे भी देख लेते हैं, देखो उसके आगे भी देख लेते हैं कि देखो 5 जज क्या था, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बायोमेट्रिक स्कीम एंड द इनेबलिंग लॉ, एंड द इनेबलिंग लॉ। उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, इनेबलिंग लॉ बेंच। अब देखो ध्यान दो दोस्तों, इनेबलिंग लॉ बेंच, ये कौन सी बात है, देखो ये भी आपका क्या है, नाउन है, और ये भी क्या है, तो दो नाउन एक साथ नहीं होगा। देखो आगे फॉर्म नहीं हो पा रहा है, देखो मतलब अगर मान भी ले हम लोग मान भी ले कि सी और ए का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ए और डी का नहीं हो रहा है। देखो आप, ऑफ द बायोमेट्रिक स्कीम एंड द इनेबलिंग लॉ, यहाँ पर नाउन है, यहाँ पे नाउन है, दो नाउन एक साथ तो होंगे नहीं, ठीक है। इनेबलिंग लॉ बेंच डिलीवर्स इट जजमेंट, मतलब ये आप मान लो सी ए का कॉम्बिनेशन एक बार मान लो कि हो रहा है, तो ए डी का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, मतलब बी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत। आंसर हमारा है सी वाला ऑप्शन है हमारा, बी डी सी ए हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास एक ही बचा है। लेकिन हम लोग मीनिंग भी देखेंगे कि किस तरीके से सी वाला जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों। देखो क्या करेंगे, द अपेक्स कोर्ट हैड ऑर्डर दैट द, अपेक्स कोर्ट ने ऑर्डर किया क्या, दैट द डेडलाइन, बी वाला देख रहा हूं मैं, दैट द डेडलाइन बी एक्सटेंडेड टिल द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन, आगे टिल द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद आपका डी वाला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। देखो बिल्कुल ठीक है, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। अब आप बोलोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन भी नाउन है और बेंच भी नाउन है, तो फिर ये आपका कैसे होगा। दोस्तों ध्यान दो कि 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन वाली बेंच, मतलब आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। भाई कैसी बेंच, बेंच उसी को बोलते हैं। देखो जो 5 जजों की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो अपना अपने आप में संविधान हो गया। देखो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी संविधान थोड़ी डिलीवर करेगा, उस संविधान की पीठ, ठीक है, संविधान पीठ बोलते हैं ना, तो ये यहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, याद रखना। और आपका बेंच जो है ये नाउन का काम कर रहा है, आपको मीनिंग भी समझना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे ही आपकी बेंच आनी थी, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके बाद में ही आपका जो बेंच वर्ड है वो यहाँ पे जम रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो एक सिंगल वर्ड है, सिंगल नाउन है, जिसका मतलब होता है संविधान पीठ। क्या मतलब होता है, संविधान पीठ, ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिलीवर्स इट्स जजमेंट, मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आप लोग जल्दी से इसको रीड भी कर लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, इसको देखो, क्वेश्चन को पूरा अच्छे से स्टार्टिंग से इसको समझो, और एक बार आप इसका आप खुद ही मैच करो, आपको पता चल जाएगा कि आंसर जी वाला एकदम आपका करेक्ट है, ठीक है। मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं आंसर। द अपेक्स कोर्ट हैड ऑर्डर्ड दैट द, उसके बाद आ जाओ बी पर, दैट द डेडलाइन बी एक्सटेंडेड टिल दी, डेडलाइन कब तक बढ़ा देना चाहिए, जब तक कि 5 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो डिलीवर ना कर दे, डिलीवर इट्स जजमेंट, अपना जजमेंट डिलीवर ना कर दे, किसका, ऑफ दी, कौन सा जजमेंट था, देखो अब जजमेंट ऑफ दी बायोमेट्रिक स्कीम,
वो जो बायोमेट्रिक स्कीम का जो जजमेंट था वो एंड द इनेबलिंग लॉ, और जो आने वाला फॉरवर्डेड जो कानून जिसमें संशोधन होना था उस पर अपना जजमेंट जब तक ना दे दे तब तक की क्या होना चाहिए, डेडलाइन को जो है एक्सटेंड हो जाना चाहिए। मतलब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों।